सभी को नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम प्रोफेसर पवन फंदे है और मैं रेविट का एक ट्रेनर हूँ और रेविट के लिए अगले सत्र में आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। और आज के सत्र में हम सभी नई सुविधाएं और सुधारों का पता लगाने जा रहे हैं। यह रिलीज जो आपको आपके रेंडर्स को अगले स्तर पर लाने में मदद करेगी। रेविट के लिए एक नए एसेट एडिटर के माध्यम से शक्तिशाली एसेट मैनेजमेंट की सुविधा है। विभिन्न थीम फाइलों के साथ नई कस्टम सामग्री, संभावनाएं और साथ ही बड़ी संख्या में स्मार्ट नए टूल। रेविट में आपका काम अधिक कुशल है। ये सभी दृश्य बुद्धिमत्ता और प्रदर्शन अनुकूलन के साथ मिलकर इसे रेविट के लिए हमारी सबसे शक्तिशाली रिलीज बनाने के लिए जाने जाते हैं। फिर भी संक्षेप में वी रे अब बेहतर, स्मार्ट और तेज है और इसके शीर्ष पर यह रेविट बनाने में मदद करता है। चीज़ें जो शुरू करने से पहले नहीं कर सकती थी, आइए रेविट में कूदे। मैं निम्नलिखित कार्यालय भवन परियोजना का उपयोग करके प्रस्तुत करूंगा, जिसे डिज़ाइन किया गया था। इस वेबिनार के उद्देश्यों को मोडा को एक केंद्रीय फाइल पर साझा किया गया था और वेबिनार के दौरान यहाँ मेरे सहयोगी भी इसका उपयोग कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बहुत आसानी से एक सहयोगी रेविट वातावरण में उपयोग किया जा सकता है, जिससे आप संपत्ति के साथ साथ संपूर्ण साझा कर सकते हैं। रेविट के लिए अगली बार जब आप वीरे को चालू करते हैं तो आपको सबसे पहले चीज़ दिखाई देगी, वह है सुंदर ब्रांड, नए टूलबार, आइकॉन, एसेट पैनल। तुरंत ध्यान आकर्षित करता है क्योंकि सबसे बड़े बदलाव होते हैं। जोड़ा गया दर्शक लोगो आइकॉन हमारे सबसे महत्वपूर्ण नए को प्रकट करता है। एसेट एडिटर की सुविधा, यह स्टैंड अलोन मटेरियल एडिटर के स्थान पर आता है, जिसे आप में से कुछ लोग वीर संस्करण 3 से जान सकते हैं, मतलब वीरे 3। इसकी विस्तारित क्षमताएं और सहज डिज़ाइन इसे न केवल सामग्री बनाने या संपादित करने के लिए, बल्कि आपके संपूर्ण को ब्राउज और प्रतिबिंबित करने के लिए एक पूर्ण विशेषता वाला स्थान बनाते हैं। सामग्री पुस्तकालय और इस पर सहयोग करें। और यदि अपने बहुत बल केचप या राइनो का उपयोग किया है तो आप देखेंगे कि संपत्ति संपादक के पास इन दोनों में से एक समान यूआई है। एक ऐप से दूसरे ऐप पर कूदना आसान बनाने के साथ साथ ट्रांसफ़र साझा करना या संपत्तियों का पुनः उपयोग करना। एसिड संपादक, जैसे कि आप देख सकते हैं, 3 विस्तार योग्य पैनलों में व्यवस्थित होता है। जब एक नया प्रोजेक्ट शुरू होता है, मध्य पैनल जो डिफ़ॉल्ट रूप से लोड होता है प्रकट होता है। खाली यह इंगित करता है कि वर्तमान परियोजनाओं में अभी तक कोई बहुत सामग्री नहीं बनाई गई है। तो आइए साइड पैनल के विस्तार के साथ शुरू करें और पता लगाएं कि बाएं पैनल को निगेटिव करने के लिए वास्तव, मतलब यहाँ पे हमें नेविगेट करना है। तो विभिन्न सामग्री पुस्तकालय में सीधे पहुंच प्रदान करता है, जिससे 500 से अधिक उपयोग के लिए तैयार है। वीर्य सामग्री और आसानी से विषयांकन सब फोल्डर जैसे ईंट, कंक्रीट, धातु आदि में व्यवस्थित है। चलो ग्लास श्रेणी चुनें। किसी भी उप फोल्डर पर क्लिक करने से आप इसकी सामग्री का पूर्वावलोकन और ब्राउज करने की अनुमति देंगे। अब
आप सूची के बीच चयन करके अपनी पसंद गैलरी पूर्वावलोकन को अनुकूलित कर सकते हैं और ग्रिड पूर्वावलोकन आइकॉन के प्रदर्शित आकार को बदलता है और पंक्ति और कॉलम लेआउट के साथ साथ मेरे सेटअप में भी चयन करता है। कॉलम लेआउट को प्राथमिकता देता है और सूची पूर्वावलोकन किसी भी सामग्री पर राइट क्लिक करने से संदर्भ मेनू खुलता है, जहां ऐड टू सीन विकल्प आपको चयनित सामग्री को क्रमशः अपने वर्तमान प्रोजेक्ट में जोड़ने की अनुमति देता है। सामग्री मध्य पैनल में दिखाई देती है और जैसा कि यह पहला है सामग्री जो हमने जोड़ी है, सामग्री टैब आइकॉन नीले रंग में हाईलाइट किया गया है। यह दर्शाता है कि अब टैब सक्रिय है और इसमें सामग्री है। संदर्भ मेनू में अन्य विकल्प हटाएं। इसका उपयोग करते समय सावधान रहे क्योंकि यह केवल पूर्वावलोकन नहीं बल्कि पूरी सामग्री को हटा देगा आपकी हार्ड ड्राइव से भी। मैं सामग्री जोड़ना जारी रखूंगा और इसे करने का एक और तरीका है कि उन्हें केवल मध्य पैनल पर खींचे और छोड़ें, क्योंकि हमने पहले ही कुछ सामग्री जोड़ दी है। हम सही पैनल का विस्तार कर सकते हैं जहां आप भी सामग्री मापदंडों का पता लगा सकते हैं और संशोधित कर सकते हैं यूआई के संदर्भ में। यह पैनल स्टैंड अलोन सामग्री संपादक के समान दिखता है जो हमारे पास संस्करण 3 में था। सामग्री पैरामीटर को DFA द्वारा बुनियादी और उन्नत प्रदर्शन मोड में व्यवस्थित किया गया है। आप मूल एक देखेंगे और आप यहां बटन से दोनों मोड के बीच टॉगल कर सकते हैं। विज्ञापन, विशेषता, मेनू सामग्री में विशिष्ट विशेषताओं को जोड़ने की अनुमति देता है, जैसे पारभासी और टक्कर। विभिन्न प्रकार की दौड़ के लिए इसकी दृश्यता को नियंत्रित भी करता है या आपको एक सामग्री आईडी आसान करता है। प्रत्येक प्रकार की केवल एक विशेषता हो सकती है। 4 विशेषताएं जो पहले से ही सामग्री में जोड़ी जा चुकी है मेनू में धूसर दिखाई देती है। कुछ दर्शक सामग्री डिफ़ॉल्ट के शीर्ष पर सेटिंग की अतिरिक्त परतों को स्टैक करने की अनुमति देती है। इसे अब ऐड लेयर मेनू के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। आइए सामग्री पूर्वावलोकन पर नजर डालते हैं। वर्तमान में चयनित सामग्री के लिए किए गए पैरामीटर परिवर्तित को पिछली घड़ी पर तुरंत दिखाई देता है। क्योंकि पूर्वावलोकन एक वास्तविक रेंडर है, इसके लिए कुछ अतिरिक्त कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होती है। आपके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए शीर्ष दाएं बटन का उपयोग कर सकते हैं। लाइव पूर्वावलोकन को रोक सकते हैं। जब आप इसे रोकते हैं तो आप पूर्वावलोकन टी का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह विकल्प चाहता है कि स्वैच प्रस्तुत करेगा सामग्री की वर्तमान सेटिंग्स, लेकिन बाद में इसे किए गए किसी भी बदलाव को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। यदि आप लाइव पूर्वावलोकन चालू रखना पसंद करते हैं तो आप जिस सामग्री को संशोधित कर रहे हैं उसके आधार पर आप प्रदान किए गए नमूने में संकल्प को भी कम कर सकते हैं, जिससे आप चुन सकते हैं विभिन्न पूर्वावलोकन स्केच दृश्यों के बीच जो इसे सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित करेंगे। और अंततः में शीर्ष बाईं ओर पिन का उपयोग विशिष्ट संपत्ति का पूर्वावलोकन करने के लिए किया जाता है। भले ही वर्तमान में चयनित एक के बावजूद यह पिन की गई संपत्ति को अनपिन किए जाने तक प्रदर्शित करेगा। उदाहरण के लिए आप पूर्वावलोकन को पिन कर सकते हैं। एक सामग्री जब आप किसी भी बनावट को संशोधित करते हैं तो अब मान
ले कि हम स्केच सामग्री से सामग्री बनाना चाहते हैं और बनावट मानचित्र या तो मध्य पैनल के नीचे मेनू का उपयोग करके या टैब पर राइट क्लिक करके बनाया जा सकता है। शीर्ष पहला टैब सामग्री के लिए है, दूसरा एक बनावट के लिए है। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी सामग्री का उपस्थिति को बदलने के लिए बड़ी संख्या में प्रक्रियात्मक रूप से उत्पन्न नक्शे प्रदान करता है। बनावट विभिन्न सतहों जैसी कि ग्रेनाइट और संगमरमर के फैलने वाले रंग की नकल करते हैं। अन्य कंपोजिटिंग में उपयोग के लिए डेटा प्रदान करते हैं। कोड सुधार और संविभरण के लिए कई उपयोगिता बनावट भी है। आइए दोनों में से किसी भी टैब पर राइट क्लिक करके और पकड़ पर कुछ बनावट बनाएं। आपके कीबोर्ड पर कंट्रोल कुंजी आप बनावट बनाने के बाद कई आइटम बना सकते हैं। अब हमारे दोनों टैब नीले रंग में हाईलाइट किए गए हैं। नीला रंग यह भी दर्शाता है कि नीचे दी गई सूची में टैब सामग्री दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच स्विच कर सकते हैं या उन्हें एक साथ चुन सकते हैं। आपके कीबोर्ड पर अल्टर कुंजी पकड़े हुए मैं सामग्री टैब पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करूंगा, इसलिए मैं इसका चयन करूंगा कि मध्य पैनल एक आउटलाइनर के रूप में कार्य करता है और यह शेडर संरचना के बालों को प्रदर्शित करता है, जिसका अर्थ है कि आप देख सकते हैं कि शेडर में क्या है। दाएं पैनल में नेविगेट किए बिना और किसी भी बनावट स्लॉट पर व्यक्तिगत रूप से क्लिक करने के लिए ठीक है। हमारे पास पहले से ही सामग्री है। अब देखते हैं कि उन्हें वास्तव में कैसे असाइन किया जाए। उस दृश्य के लिए रेविट जियोमेट्रिक्स में उपस्थिति प्रबंधक खोलूंगा। पहले इस विंडो को एसेट ब्राउज़र के रूप में जाना जाता था। जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह नियंत्रित करता है कि जब हीरे के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो रेविट सामग्री और परिवार कैसे दिखाई देते हैं, जिसका अर्थ है कि आप उन्हें फोटोरियलिस्टिक वी-रे से बदल सकते हैं। किसी भी तरह से आप बीम मोडों को प्रभावित किए बिना वी-रे संपत्ति। इसके अलावा यह दृष्टिकोण एक निश्चित स्तर के विस्तार की अनुमति भी देता है, जहां रेविट संपत्तियां जो काफ़ी दैहिक हो सकती है रचनात्मक दस्तावेजीकरण के लिए उपयोग की जाती है, जबकि समय पर वी-रे आपको तस्वीर को बढ़ाने में मदद करेगा। इस प्रकार आप एक मॉडल का उपयोग करके रेविट के भीतर से दोनों चीज़ें कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले टैब को सामग्री कहा जाता है और यह आपके रेविट प्रोजेक्ट सामग्री की सूची को आसानी से लिंक की गई फाइल द्वारा विस्तार योग्य समूह में अलग करता है। शीर्ष पर एक खोज बार है और फिल्टर आपको यह याद हो सकता है कि संस्करण 3 से निम्न ड्रॉप डाउन मेनू में ले जाया गया था। आइए घास आरवीटी सामग्री की खोज करते हैं और आपके पास हो सकता है कि देखा गया कुछ इस तरीके से। प्रत्येक सामग्री के बगल में एक छोटा भिन्न लोगों का आइकॉन होता है। इस पर क्लिक करने से सभी सामग्री की सूची प्रदर्शित होती है जो क्रमशः उस विशेष परियोजनाओं में सहेजेगी और उपलब्ध भी है। वही सामग्री है जो हमारे पास संपत्ति संपादकों के आउटलाइनर में है, जिसे मैं चुनूंगा। वी-रे रेंडरिंग के दौरान असाइन किए जाने के बाद घास वाली सामग्री घास आरवीटी सामग्री के बजाय इसका उपयोग करेगी। हालांकि यदि आप कोई वी-रे सामग्री असाइन नहीं करते हैं तो आपकी
रेविट सामग्री अभी भी स्वचालित रूप से एक बार रेंडर समय पर एक और चीज़ में परिवर्तित हो जाएगी। पैनल के नीचे आपको ट्रांसफॉर्म सेटिंग्स मिलेगी जो निर्दिष्ट वीर्य सामग्री को संदर्भित करती है। वे आपको असाइन किए गए वीर्य सामग्री के मानचित्र आकार और अभिन्यास को समायोजित करने में मदद भी करेगी। हम इसे बाद में फिर से तलाशेंगे। असाइन करते समय कई चयन भी समर्थित है। एक बहुत ही सामग्री या परिवर्तन सेटिंग्स को समायोजित करने से आप अगली बार जब क्लिक करेंगे तो सामग्री के नाम के ठीक आगे X बटन के वीर्य सामग्री असाइनमेंट को हटा सकते हैं। आपके द्वारा किया गया अंतिम असाइनमेंट ड्रॉप डाउन स्वचालित रूप से दिखाई देगा। अब एस्थेटिक पर वापस जाए। इसके अलावा आप बिल्ट इन मटेरियल लाइब्रेरी को ब्राउज कर सकते हैं। आप कस्टम लाइब्रेरी फोल्डर भी जोड़ सकते हैं और यदि यह नेटवर्क स्थान पर संग्रहित है तो इसे भी सभी से साझा किया जा सकता है। एक टीम के सदस्य, मैंने अभी अभी अपना कस्टम लाइब्रेरी फोल्डर जोड़ा है और यह इसके सभी सब फोल्डर्स और कॉन्सेप्ट फोल्डर के साथ दिखाई देता है। मेरे पास कुछ सामग्रियां हैं जिनका उपयोग हम अब योजनाबद्ध रेंडर्स के लिए करते हैं। यदि मैं लाइब्रेरी में से कोई सामग्री जोड़ना चाहता हूँ तो आउटलाइनर चयन पर नेविगेट कर सकता हूँ। एक सामग्री और खींचे और इसे यहाँ पर छोड़ दे। यह इसे पुस्तकालय में सहेज लेगा और यदि मैं इसके किसी भी पैरामीटर को संशोधित करता हूँ और इसे फिर से खींचता हूँ और छोड़ता हूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि क्या मैं इसे बदलना चाहता हूँ। अब मैं इसे उन मामलों में हटा दूंगा जब पुस्तकालय साझा किया गया है और सहकर्मी भी इसमें योगदान दे रहे हैं। आप संबंधित फोल्डर पर राइट क्लिक करके सामग्री को रिफ्रेश कर सकते हैं। जैसे कि आप एक अतिरिक्त प्लास्टिक सामग्री देख सकते हैं जिसे मेरे सहयोगी ने अभी अभी जोड़ा है। ई गैलरी अन्य क्रियाएं जिन्हें आप फाइल करने के लिए हमारी सेव सेटिंग्स को निष्पादित कर सकते हैं। इसे आपकी मैट फाइल के रूप में सहेजेगी जो स्केचअप के लिए रोश के साथ भी संगत है और राइनो के साथ साथ एसेट फाइल आयत करें जो फिर से किसी भी समय डरमैट को संदर्भित करता है। पर्ज जो सभी ज्ञात असाइन की गई संपत्तियों को हटा देगा। अब प्रतिपादन शुरू करने के लिए मैं अपनी लाइब्रेरी से 2 सामग्री खींचूंगा। फिर मैं उपस्थिति प्रबंधक के वैश्विक ओवरराइड टैब पर जाऊंगा। यहाँ आप ओपेक और पारदर्शी सामग्री को एक साथ ओवरराइड कर सकते हैं और प्रकाश पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। सेटअप एक और उपयोग का मामला प्रारंभिक परियोजना चरणों में योजनाबद्ध रेंडर्स के लिए है। इस उद्देश्य के लिए हमने रेविट शेडिंग को एक वैकल्पिक ओवरराइड मोड के रूप में भी जोड़ा है। अब वैश्विक सामग्री असाइनमेंट उसी तरह से काम करता है जैसा मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि मैं उस सामग्री का उपयोग कर रहा हूँ। ओपेक और आरपीसी ओवरराइड और सभी पारदर्शी सतहों के लिए एक और प्रतिपादन शुरू करने का समय है। तो आइए प्रारंभिक सेटअप को देखें जिसका मैं उपयोग करूंगा। मेरे पास एक तेज जीपीयू है इसलिए मैं इसका उपयोग करके रेंडर करने के लिए चयन करता हूँ। मैं चैनल टैब पर भी नेविगेट करूंगा और हमारे नए एआई को एनवीडिया द्वारा शोषण इंजन के तेज करने के सक्षम बनाता है। यह अनुमान लगाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है
कि शोर के बिना छवि कैसी दिखनी चाहिए, क्योंकि यह सुपर जल्दी काम करता है। यह इसके लिए एकदम सही इंटरेक्टिव रेंडरिंग दिमाग के दौरान दृश्य समायोजन का तेज पूर्वावलोकन। हालांकि गुणवत्ता और रिजोल्यूशन सेटिंग्स के लिए काम करने के लिए इसे एक एनवीडिया जीपीयू की आवश्यकता होगी। मैं फसल क्षेत्र रिजोल्यूशन का उपयोग कर रहा हूं, जो रेविट व्यू के पहलू अनुपात को लेता है। वर्तमान पिक्सल आईएम इंटरेक्टिव के लिए ठीक काम करेगा। पूर्वावलोकन और हम मुझे वीएफबी और बाकी वीरे संवादों को एक ही स्क्रीन दिमाग पर फिट करने देते हैं। हालांकि आपको अपने अंतिम प्रतिपादन के लिए इन मूल्यों को बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है। गुणवत्ता मध्यम पर सेट है। आप ड्राफ्ट या दीवार के साथ भी जा सकते हैं। गुणवत्ता जब डिनॉइजर के साथ संयुक्त हो जाती है तो इसमें से कोई भी वर्तमान दृश्य सेट किए गए दृश्यों में सभी इंटरेक्टिव समायोजन का तेज पूर्वावलोकन प्राप्त करने की आपको उपलब्धि भी देता है। बाहरी दृश्य के लिए हम वर्तमान में देखते हैं, तो चलिए आपको यहाँ इंटरेक्टिव रेंडरिंग शुरू करते हैं। तो इसे पहले कि हम प्रकाश के साथ काम करना शुरू करें, मैं आरपीसी पेड़ों को बदलना चाहता हूँ, जो फोटो असली पेड़ों के साथ साथ काफ़ी सपाट दिखाई देते हैं। आइए फिर से उपस्थिति प्रबंधक खोलें। बहुत प्रगति विंडो को बंद कर देगा ताकि यह हमें किसी भी समय विचलित ना करे। इसे इस बटन से या टूल बार से भी बहाल किया जा सकता है। अब मैं ऑब्जेक्ट टैब पर नेविगेट करूंगा। इस टैब को न केवल हमारे पीसी के लिए बढ़ा दिया गया है, बल्कि अन्य रेविट परिवार श्रेणियां भी जिन्हें हमने प्रतिपादन के लिए उपयुक्त माना है, उनमें से किसी को भी रेंडर समय पर वीरे प्रॉक्सी के साथ साथ प्रस्तापित कर सकते हैं। यह आपको चिकनी और यथार्थवादी 3D ऑब्जेक्ट प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, जिसे रेविट स्वयं संभाल नहीं सकता है। मैंने अपने सभी पीसी को बहुत से बदल दिया है। वेरी फॉर रेविट इस संस्करण से अग्रिम रूप से प्रॉक्सी हमने अन्य वीरे प्रारूप के साथ रेविट परिवारों को अधिलेखित करना भी संभव बना दिया है। दर्शक दृश्य इसे बाद में वेब पर कवर किया जाएगा। NAR इस टैब के UI को भी संशोधित किया गया है ताकि सेटिंग्स पैनल के निचले भाग में हर समय दिखाई दे, और वर्तमान वर्कफ्लो पहले किसी आइटम या एकाधिक आइटम का चयन करने के लिए होगा और फिर सेटिंग्स को ट्विक करेगा। हालांकि एकाधिक चयन समर्थित है, मेरे पीसी को एक एक करके चुनने की ज़रूरत है क्योंकि वे पहले से ही वीर जाल फाइलों के साथ आसान किए गए हैं। और अगर मैं इन सभी को एक साथ चुनता हूँ तो वीरे मुझे आपके उपयोग के लिए एक नई वीआर जाल फाइल निर्दिष्ट करने के लिए प्रेरित करेंगे। मेरे पास यह अग्रभूमि पेड़ ठोस है, इसकी छाया है, और अब हम इसे ओवरराइट करने के बाद अंतर का निरीक्षण करते हैं।
मैं शिफ्ट कुंजी को पकड़कर दो वस्तुओं का चयन करूंगा और आपका ध्यान एक बहुत ही आसान नई सुविधा पर केंद्रित करूंगा। उदाहरण के लिए रेविट परिवारों को एक ज्यामिति के साथ ओवरराइड किया गया है। आपको पिछले संस्करणों में से ज्यामिति को आसानी से यादृच्छिक पैमाने और रोटेशन के आसान करने की अनुमति देता है। यह प्रक्रिया कठिन थी क्योंकि इसके लिए कई आरपीसी प्रकारों को एक ही ऊर्ध्वाधर जाल और एलएक्सआई के साथ अलग अलग ओवरराइड करने की आवश्यकता होती थी। अलग अलग पैमाने और रोटेशन। अब चीज़ें सुव्यवस्थित है और आप एक ही आरपीसी का उपयोग करते हुए भी प्राकृतिक दिखने वाला प्रतिवेश बना सकते हैं। आपको केवल स्केल और रोटेशन दोनों के लिए न्यूनतम और अधिकतम रेंज असाइन करने की आवश्यकता होती है। पेड़ बड़े पैमाने पर दिखाई देते हैं, इसलिए मैं इसके साथ थोड़ा खेलूंगा। वर्तमान रेंडमाइजेशन के मामले में न्यूनतम और अधिकतम स्केल आपके लिए वह नहीं है जो आप रिफ्रेश रैंडम स्पीड बटन का उपयोग करके विभिन्न यादृच्छिक संयोजनों के बीच स्वैप के लिए देख रहे हैं। मुझे लगता है कि न्यूनतम पैमानों को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। आइए कुछ और संयोजनों का पता लगाएं। और मुझे लगता है कि मैं उस एक को त्यामिजिति के संदर्भ में रखूंगा। यही वह है जो मैं अपनी अंतिम छवि में देखने जा रहा हूँ। मेरा अगला कदम प्रकाश व्यवस्था स्थापित करना है। मैं कुछ स्थिति को समायोजित करूंगा क्योंकि मैं आकार पर जोर देने के लिए प्रकाश का उपयोग करना चाहता हूँ। नोटिस कैसे मैंने सूर्य को स्थानांतरित करने के लिए बाद इमारत के वाटरफ्रंट ऊंचाई के प्रकाश परिलक्षित होता है, जबकि दूसरी ऊंचाई छाया में होती है। हम रोशनी संवाद खोलने के साथ साथ जारी रखेंगे आपकी सुविधा और बहुत आगे। हमने सभी पर्यावरण प्रकाश विकल्पों को एक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया है और क्रमशः आप पैनल ड्रॉप डाउन के साथ या रिबन पर एक से प्रकाश को बदल सकते हैं। मैं यह पर्यावरण प्रकाश नहीं बदलूंगा, बस एक और नई सुविधा सक्षम करें कस्टम पृष्ठभूमि में जो मुझे यूआई के संदर्भ में सूरज की रोशनी को बनाए रखते हुए आकाश और अधिक नाटकीय बनाने में मदद करेगी। यह सुविधा गुंबद की रोशनी के समान है, हालांकि यह प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है, इसलिए इसका सबसे अच्छा तरीका संयुक्त रूप से उपयोग करना ही होगा सूर्य के साथ साथ, ताकि आपके पास अच्छी तरह से परिभाषित छाया और एक अच्छा बादल आकाश हो। मैंने पहले से एक छवि तैयार की है।
नीचे के कैमरे पर पूर्वावलोकन में आपको चमक को कम करने की आवश्यकता है और टू नॉट संकेतक आपको छवि की स्थिति में मदद करेंगे। हमारे मामले में हमारे पास पहले से ही सूर्य द्वारा परिभाषित प्रकाश दिशा है, इसलिए हमें पृष्ठभूमि छवि के रोटेशन और ऑफसेट को तदनुसार समायोजित करने की आवश्यकता है। और हम एक्सपोजर मूल्य को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। रेंडरिंग को थोड़ा उज्जवल बनाने के लिए हमारा अगला कदम सामग्री पर काम करना शुरू करना होगा। इसलिए मुझे उपस्थिति प्रबंधक और संपत्ति संपादक दोनों को खोलने की आवश्यकता होगी। मैं सामग्री जल बनाने के साथ शुरू करूंगा। मैं तरल से तरंगों की सामग्री का उपयोग करूंगा। पुस्तकालय में निर्मित वीरे की श्रेणी मैं तब अक्षम करता हूँ जिसे ओवरराइड किया जा सकता है। यह उस विशेष सामग्री को वैश्विक सामग्री से बाहर कर देगा जो इस जल के क्षेत्र के आसपास आउटरो रेंडरिंग क्षेत्र को अधिलेखित कर देगा जिसमें हम रुचि रखते हैं। फिर मैं आपको तरंगों की सामग्री सौंपूंगा। लहरों को दृश्यमान बनाए। मुझे मानचित्र के आकार और रोटेशन को समायोजित करने की आवश्यकता है। मैं जल रंग को भी मोड़ना चाहता हूँ। यह सामग्री समुद्र या महासागरों जैसी गहरे पानी के पुल के लिए थी, इसलिए इसका कोई अपरिवर्तन नहीं है। यह केवल फैलाने वाले रंग और प्रतिबिंब प्लस टक्कर का उपयोग करता है। तरंगे, इसलिए मैं केवल एक फैला हुआ रंग चुन सकता हूँ जब तक कि मुझे वह परिणाम न मिल जाए जो मैं चाहता हूँ। या मैं सटीक RGB मूल्यों में टाइप कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ बहुत ही सामान्य शेडर प्रकारों की खोज जारी रखूँगा। स्पष्ट रूप से रेविट के लिए वीरे में उपलब्ध नहीं है, फिर भी उन्हें वास्तविक दुनिया की सामग्रियों को फिर से बनाने के लिए अंतहीन संभावनाएं पेश की, जिनमें अधिक जटिल सतहों के साथ साथ शामिल है। इसलिए अगली सामग्री वाटरफ्रंट फुटपाथ होगी, क्योंकि मैं जमीन पर पानी के पोखर बनाना चाहता हूँ। सामग्री को एक साथ मिलाने के लिए एक मिश्रण सामग्री का उपयोग करके हमें एक आधार सामग्री और कम से कम एक कोट सामग्री की आवश्यकता होती है। मैं आधार के रूप में वीरे पुस्तकालय से डामर सामग्री का उपयोग करूंगा, जबकि पोखरों के लिए मैं एक सादे पानी की सामग्री बनाऊंगा। एक सामान्य प्रीसेट, मैं इसका नाम बदलकर डामर पोखर कर देता हूं ताकि यह सूची में डामर सामग्री के बगल में रहे, क्योंकि हमें किसी तरंग या तरंगों की आवश्यकता नहीं है। सेटअप काफ़ी सरल, काला फैलाना, लगभग सफ़ेद प्रतिबिंब और
अपरिवर्तन है। और अब 1.33 पर सेट है। मिश्रण सामग्री में डामर को आधार के रूप में चुने, कोट जोड़े, बटन पर क्लिक करें और पोखरों को एक कोट के रूप में असाइन करें। मिश्रण स्लाइडर नियंत्रित करता है कि दोनों सामग्रियों को एक साथ कैसे मिलाया जाता है। यदि यह सफ़ेद पर सेट कर है, केवल कोट सामग्री दिखाई दे रही है, जबकि अगर यह काले रंग पर सेट है तो हम अपने मामले में केवल आधार देखेंगे। हालांकि हम चाहते हैं कि डामर के हिस्से पूरी तरह से दिखाई दे और अन्य पोखरों से ढके हो, इसलिए हम एक शोर की बनावट का उपयोग करेंगे जो इसे उत्पन्न करता है। प्रक्रियात्मक शोर पहले सामग्री को असाइन करते हैं और फिर हम देखेंगे कि शोर पैरामीटर फिर से कैसे काम करता है। मैं मिश्रण सामग्री का नाम बदल दूंगा। अचिह्नित सेटिंग को ओवरराइड किया जा सकता है और इसे मैं जिस डामर का उपयोग कर रहा हूँ उसे 1 मीटर के अनुशंसित मानचित्र आकार को असाइन करें। मीटर इस आकार की अनुशंसा की जाती है लेकिन अनिवार्य नहीं है, जिसका अर्थ है कि आप इसके साथ प्रयोग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके प्रतिपादन के लिए कौन से मान सबसे अच्छे काम करेंगे। मेरे मामले में यह 1.5 मीटर है। और मुझे शोर पैटर्न में कुछ समायोजन करने की भी आवश्यकता है, जिसे मैं बढ़ाऊंगा। इसका आकार और हम स्तरों को बदल देंगे ताकि दोनों रंगों के बीच संक्रमण तेज हो। यह पहले से ही पोखर जैसा दिखता है, हालांकि मुझे यह पसंद नहीं है कि वे जिस तरह से स्थित है। चरण पैरामीटर मेरी मदद कर सकता है। स्थिति को समायोजित करें। यह शोर पैटर्न की यादृच्छिकता को पुनः उत्पन्न करता है। और एक अंतिम चीज, मैं शोर बनावट के रंग को भी सफ़ेद से हल्के भूरे रंग में बदल दूंगा ताकि पानी के नीचे डामर सामग्री पर भी विचार किया जा सके। यदि मैं इसे केवल सफ़ेद रंग में छोड़ देता हूँ, सामग्री का अंतिम परिणाम पर प्रभाव पड़ेगा। आगे हम अग्रभूमि में पेड़ के पत्तों के लिए सामग्री बनाएंगे। मैं 2 तरफा सामग्री का उपयोग करूंगा। यह सामग्री बहुत उपयोगी है जब कागज के पर्दे या हमारे जैसे पतली पारभासी सतहों का अनुकरण करते हैं। केस ट्री छोड़ देता है क्योंकि यह वस्तुओं के पीछे की प्रकाश को देखने की अनुमति देता है। उसी तरह से मिश्रण से सामग्री में प्लम्बिंग के लिए स्पॉट होते हैं। मैं एक सामान्य प्रीसेट से शुरू होने वाली सामने की सामग्री बनाऊंगा। शायद आपने देखा है कि किसी भी खाली बनावट स्लॉट पर क्लिक करना बनावट मेनू खोलता है जिसे हमने शुरुआत में खोजा था। इस बार मैं बनावट टैब पर मेनू से बिटमैप बनावट बनाऊंगा। मेरे पास एक पेड़ के पत्ते का JPEG है। यहाँ मैं पत्तियों को अस्पष्टता के लिए एक और श्वेत श्याम मानचित्र तैयार करें और फिर मैं
पहली बनावट को उस सामग्री के विसरित स्लॉट में खींचकर छोड़ दूंगा, जो एक मेनू मुझे यह चुनने के लिए प्रेरित करता है कि क्या मैं एक प्रति या एक उदाहरण असाइन करना चाहता हूँ। बनावट इस दृष्टिकोण तो किसी भी बनावट पर लागू किया जा सकता है और किसी भी सामग्री बनावट स्लॉट में मैं कुछ प्रतिबिंब भी जोड़ता हूँ और प्रतिबिंब चमक को कम करने के लिए, इसे धुंधला करने के लिए बनावट स्लॉट पर राइट क्लिक करने से वर्तमान बनावट को दूसरे में रैप करने की अनुमति मिलती है। मैं यह चुनूंगा हमारा सुधार। यह हमें किसी अन्य एप्लीकेशन का उपयोग किए बिना सही बनावट मैप्स को रंगने में सक्षम बनाता है। मैं पेड़ को नारंगी रंग में रंगना चाहता हूँ, जैसे कि यह एक शरद ऋतु का पत्ता है, इसलिए मैं एक टिंट रंग चुनूंगा और टिंट की ताकत बढ़ाऊंगा। मैं भी बढ़ाऊंगा संतुष्टि थोड़ी देर बाद में रंग सुधार की प्रतिलिपि बनाऊंगा और हम इसे बम पर हस्ताक्षर करेंगे, जहां मैं रंग सुधार को वापस कर दूंगा। मैंने संपत्ति संपादक के किसी भी स्लाइडर पर राइट क्लिक करने से आपको उनके मूल्य को रीसेट करने की अनुमति मिलती है। डिफ़ॉल्ट में छवि को सेट करने का निर्णय लूंगा ताकि मैं इसे एक टक्कर के रूप में उपयोग कर सकूं। और अंतिम चरण में बम्पर माउंट को कम कर दूंगा। मैं अब उस सामग्री को डुप्लिकेट कर सकता हूं और कुछ मामूली समायोजन के साथ हम इसे 2 की पिछली सामग्री के रूप में उपयोग कर सकते हैं। पक्षीय समायोजन में टिंट को बदलना और संतुष्टि को बदलना शामिल है। अब मैं दोनों सामग्रियों और दो तरफा सामग्री के संबंधित स्लॉट को प्लग कर सकता हूं। पारभासी स्लाइडर हमें यह परिभाषित करने में मदद कर सकता है कि दोनों में से कौन सी सामग्री को अक्षम करने के बजाय अब प्रस्तुत किए जाने पर अधिक दिखाई दे सकती है। ओवरराइड सेटिंग्स में मैं प्रॉक्सी सामग्री ओवरराइड को हटाने के लिए वैश्विक ओवरराइड टैब पर नेविगेट करूंगा और लापता सामग्री के रंग को हल्के भूरे रंग में सेट करने के लिए बाद वाला आवश्यक है। क्योंकि प्रॉक्सी बिना किसी वीरे सामग्री असाइनमेंट के आते हैं, इसलिए शुरू में वे प्रस्तुत करेंगे लापता सामग्री। रंग अग्रभूमि के पेड़ में पत्तियों के लिए 3 सामग्री स्लॉट है। मैं उन सभी को 2 तरफा सामग्री के साथ असाइन कर दूंगा। और चलो एक अंतिम समायोजन करते हैं। पारभासी के लिए टिमेंट अब यह काले रंग के करीब सेट होता है, तो हम आगे की सामग्री और अधिक देखेंगे और जब सफ़ेद के करीब सेट किया जाएगा तो हम पीछे की अधिक सामग्री देखेंगे। ये ट्रांसपेरेंसी की सेटिंग। चलो पृष्ठभूमि के पेड़ के पत्तों पर चलते हैं, क्योंकि वे कैमरे से बहुत दूर है और हम उन्हें विस्तार से नहीं देखते हैं। हम एक सामान्य सामग्री से शुरू होने वाले सरलीकृत सामग्री सेटअप का उपयोग कर सकते हैं, जो कि
मैं पहले से ही 3 पत्ते मैं शरद ऋतु के पत्ते की एक छवि असाइन करूंगा और हम केवल प्रतिबिंब और प्रतिबिंब चमक थे। तो मैं सामग्री की नकल करूंगा और इसे पेड़ के पत्ते भी कहूंगा। मैं इसे फैलाने वाले नक्शे को एक रंग सुधार में लपेटूंगा और रंग को लाल रंग में बदल दूंगा। मैं पृष्ठभूमि के पेड़ों की सामग्री सौंपूंगा मुख्य पेड़ जिसका मैं उपयोग कर सकता हूँ। इसके लिए 3 सामग्री स्लॉट है पत्तियाँ, जबकि अन्य 2 में सिर्फ एक है। इसलिए मैं दोनों सामग्रियों को मिला दूंगा कि मुझे कुछ रंग भिन्नता जोड़नी है। मुझे लगता है कि रंग काफ़ी उज्जवल है, इसलिए मुझे दोनों मानचित्रों को थोड़ा सा तय करना होगा। पहले मैं ट्री ले के साथ काम करूंगा। एक्स सामग्री हो और फिर मैं 3 पत्तियों में रंग सुधार का उपयोग करूंगा और पीले पत्तों को थोड़ा सा संतृप्त करूंगा। जैसे आप रंग सुधार की मदद से देख सकते हैं कि हमारे पास एक ही नक्शा हो सकता है जिसके परिणाम स्वरूप में 2 पूरी तरह से अलग सामग्री हो सकती है। इस बीच मेरे सहयोगी के पास है, बस मुझे सूचित किया गया कि वे बाकी सामग्री और मैपिंग के साथ तैयार है। इसलिए मैं इन विंडो को बंद कर दूंगा और अब हम केंद्रीय मॉडल के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे और बहुत आगे हमने बहुत सेटिंग को इतने बनाने के तरीके को बदल दिया है। कार्य साझा परियोजना में सामान्य बहुत सामग्री होना संभव है, जबकि बाकी सेटिंग्स अलग अलग है। जैसा कि आप सिंक्रोनाइजेशन के बाद देख सकते हैं, मेरा संपत्ति संपादक मेरे सहयोगों द्वारा बनाई गई सभी सामग्रियों को प्रदर्शित करता है और यह बहुत ही बढ़िया है। मुझे सटीक सामग्री मानचित्र को अपनाने की भी आवश्यकता होगी, इसलिए मैं सेटिंग्स, पथ और साझाकरण और प्रोजेक्ट स्टोरेज ड्रॉप डाउन से लोड पर जाऊंगा। मैं अपने सहयोगी के उपयोगकर्ता का नाम देख सकता हूँ। जब उपयोगकर्ता उनके सेट का चयन करता है, ING श्रेणी के आधार पर नीचे दी गई सूची में दिखाई देते हैं। मैं केवल वही मैपिंग छोड़ दूंगा जिसे हम उपस्थिति प्रबंधक के जांच सकते हैं। यदि आयात सफल हुआ तो ऐसा लगता है कि यह छवि प्रदान करने से पहले था। जैसा कि वीरे दृश्य लिंकिंग पर कुछ अंतर्दृष्टि का वादा किया गया था, हमारी नवीनतम सुविधाओं का भी हिस्सा ऑब्जेक्ट टैब में किसी भी आइटम को या तो एक वायर मेश या एक वायर दृश्य फाइल के साथ बदला जा सकता है, जबकि वायर मेश को अपनी सामग्री बनाने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा विभिन्न दृश्य वहाँ सब
कुछ ज्यामितीय सामग्री और यहाँ तक कि आकार प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। रोशनी जो है कुछ बहुत ही होस्ट ऐप्स अपने रेंडर तैयार सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। आप इन सामग्री का लाभ उठा सकते हैं और इसे रिविट में ला सकते हैं। जैसे टीम में काम करते समय और विभिन्न होस्ट ऐप्स का उपयोग करते समय यह दृष्टिकोण अभी भी सुविधाजनक नहीं होता है। इस डेमो में विभिन्न आकारों के संदर्भ को स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको एक छोटे पैमाने का उदाहरण दिखाने जा रहा हूँ जिसे एक उपयोगकर्ता द्वारा भी निष्पादित किया जा सकता है। याद रखें कि दृष्टिकोण है क्योंकि इसे आपके स्वयं के वर्कफ्लो विंडोज के आधार पर बड़े परिदृश्यों में लागू किया जा सकता है। इसलिए मेरे प्रतिपादन को पूरा करने के लिए मैं ज़मीन पर कुछ गिरे हुए पेड़ के पत्तों को पेंट करना चाहूँगा। अब मेरे पास पेड़ के पत्तों की कम जाली थी, हालांकि मैं बस चाहता था रेविट में एक सफल प्लेक्स होल्डर इसकी दृश्यता के प्रबंधन के रूप में 20 से अधिक वस्तुओं के समूह की तुलना में आसान होगा। यहाँ मैंने कुछ तस्वीर चरणों में किया है क्योंकि मैं रेविट में लिंक की गई फाइलों का उपयोग कर रहा हूँ। मैंने केवल अग्रभूमि लैंप पोस्ट को छोड़कर इमारत के परिवेश को आसानी से अलग कर दिया है और ओरिएंटेशन के लिए वाटरफ्रंट पोज में रेविट से DWG फाइल को निर्यात करने और इसे ओवरले के रूप में उपयोग करने के लिए स्केचअप में आयात करने के लिए बोट एक्सप्लिट इन सुविधा का उपयोग करता हूँ। मैंने यह भी सुनिश्चित किया है कि इन्हीं इकाइयों और मूल का उपयोग कर रहा हूँ जिसने मैंने कुछ प्रॉक्सी का पुनर्उपयोग किया है। दूसरा और टॉम इस फुल द्वारा विकसित कुछ आसान स्केचअप एक्सटेंशन की मदद से मैंने पत्तियों को ज़मीन पर चित्रित किया। हटा दिया। ओवरले ने कुछ यादृच्छिकरण जोड़ा। और निर्यात किया एक वीरेस सिंग फाइल अब रेविट पर वापस मेरे पास बहुत ही दृश्य के लिए एक बॉक्सी आकार का फ्लेक्स होल्डर है जो कि छुपा हुआ है, इसलिए मैं इसे पहले अनहाइड कर दूंगा। फिर मैं इसे ऑब्जेक्ट टैब में ढूंढूंगा और प्रस्तापित को सक्षम कर दूंगा जो मैंने पहले से ही किया था। तो चलो आपको प्रस्तुत करें। कि बॉक्स को गिरे हुए पत्तों के साथ सफलतापूर्वक बदल दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यह दृष्टिकोण बड़ी संपत्ति पर भी लागू होता है और उदाहरण के लिए फर्नीचर के आसपास के भवनों की वनस्पति को स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी तरह अब चलो एक्सपोजर को थोड़ा कम करने के साथ जारी रखें और चूंकि वास्तव में दूरस्थ वस्तुएं फीकी पड़ जाती है, इसलिए मैं हवाई परिप्रेक्ष्य प्रभाव को सक्षम कर पाऊंगा। यह कोहरे और धुंध के समान प्रभाव है जो पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होता है जब वस्तुओं को दूर से देखा जाता है। अगले सुधारों में से एक यह है कि ये प्रभाव थे GPU पर काम करने के लिए अनुकूलित पैरामीटर नाम
व्याख्यात्मक है। कोहरे का प्रभाव नीचे की ओर निर्दिष्ट वायुमंडलीय ऊंचाई तक फैलता है, जो कैरेक्टर गुणकों के संदर्भित करता है कोहरे के माध्यम से बिखरे हुए प्रकाश की मात्रा, जबकि यह एक शारीरिक रूप से सही मूल्य है। छोटे या बड़े मूल्यों का उपयोग कलात्मक उद्देश्यों से किया जाता है, क्योंकि दृश्य दूरी के लिए छोटे मूल्यों का मतलब अधिक घना कोहरा होता है, और इसके विपरीत मैंने ऊंचाई 30 मीटर निर्धारित की है, जैसा कि होगा पृष्ठभूमि के पेड़ों और इमारतों को थोड़ा सा धोने के लिए पर्याप्त है, जबकि क्षितिज पर उज्ज्वल रेखा प्रभाव भी है। अगला टूल जो मैं आपको दिखाऊंगा वह फोकस पॉइंट टूल है। यह देखने के लिए यह वास्तव में कैसे काम करता है, हमने कैमरे के प्रभाव के तहत डिफोकस को सक्षम करने की आवश्यकता है। तो आइए इसे 0.6 पर सेट करें और अग्रभूमि लैंप पोस्ट पर एक नज़र डालें, जो अब धुंधला दिखाई देता है क्योंकि फोकस कहीं न कहीं भवन पर सेट है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि फोकस पॉइंट टूल आपको रेविट व्यू में एक बिंदु चुनने की अनुमति देता है और संबंधित ऑब्जेक्ट रेंडरिंग पर फोकस में दिखाई देते हैं। आप टूलबार से टूल का चयन कर सकते हैं या कैमरा पैनल में फोकस स्रोत के बगल में स्थित बटन से वन को चुन सकते हैं, एम पोस्ट। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अब इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मैं इस बार एक बार फिर से चयन को दोहराता हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि यह फोकस में रहे और मुझे लगता है कि अब हम डिफोकस राशि को 0.2 तक घटा सकते हैं। पृष्ठभूमि छवि स्थिति के लिए एक बहुत छोटा समायोजित करना चाहते हैं और इसके साथ हमारे दिन के प्रकाश शरद ऋतु प्रतिपादन रंग सुधार के लिए तैयार है। तो चलिए प्रतिपादन को रोकते हैं और पहले कोड सुधार पैनल का विस्तार करते हैं। मैं एक्सपोजर को थोड़ा समायोजित करूंगा। हाईलाइट बर्न को कम करें ताकि हमारे पास छवि पर अधिक उज्ज्वल क्षेत्र नहीं है, और हम इसके विपरीत को थोड़ा बदल देंगे। मैं श्वेत संतुलन को लगभग 6000 तक कम कर दूंगा। मेरे पसंदीदा सुधारों में से एक वक्र है जो छवि चमक को रीमैप करके समायोजित करने में मदद करता है। आउटपुट पिक्सेल मान दृश्य दाई और क्रमश हाईलाइट को नियंत्रित करता है। आप बिंदु को ऊपर या गहरा करके बिंदु को नीचे लाकर उज्ज्वल बना सकते हैं, जबकि ऊपरी बाएं आमतौर पर छाया को नियंत्रित करता है। एक एस आकार का वक्र अच्छा परिणाम प्रदान करता है। अंततः मैं छाया और स्वर मध्य और ठंडे लोगों के लिए गर्म टेंट जोड़कर रंग संतुलन को संशोधित करूंगा। मैं इन सुधारों को प्रीसेट के रूप में सहेज सकता हूं और बाद में उनका पुनर्उपयोग भी कर सकता हूं। मैं भी सही कर सकता हूं। छवि पर क्लिक करें और प्रोजेक्ट में सहेजे का चयन करें। यह
इसे रेंडरिंग दिमाग पर प्रोजेक्ट में सहेज लेगा कि जो भी रेंडर तत्व VFB में चुना गया है वह तत्व प्रोजेक्ट में सहेजा जाएगा। अब मेरा एक और सहयोगी रात प्रतिपादन सेटअप पर काम कर रहा है, इसलिए मैं किसी भी हाल की सामग्री प्राप्त करने के लिए केंद्रीय मॉडल के साथ एक बार फिर से सिंक्रोनाइज करूंगा। फिर मैं सेटिंग पैनल के पैटर्न साझाकरण टैब पर नेविगेट करूंगा। मैं अपनी वर्तमान विभिन्न सेटिंग्स निर्यात करूंगा क्योंकि मैं बाद में उन्हें वापस करना चाहता हूं और मैं अपने सहयोगी सेटिंग्स को अपनाने के लिए तैयार हूं। मैं केवल पर्यावरण कैमरा और मैपिंग सेटिंग्स को आयात करूंगा। और चलिए फिर से एक इंटरैक्टिव रेंडरिंग चलाते हैं। आप देख सकते हैं कि तेजी से पूर्वावलोकन प्राप्त करने में हमारी मदद करने के लिए डाई फिर से शुरू होता है, मतलब ये डीनॉइजर है। मैं डेलाइट रेंडर के लिए सेट किए गए कोड सुधारों को अक्षम कर दूंगा और जैसा कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरी छवि उस अग्रभूमि पेड़ के बिना कैसी दिखेगी, मैं इसे रेविट व्यू में चुनूंगा और इसे छिपा कुछ इस तरीके से छिपा दूंगा। मेरे सहयोगी ने इसका इस्तेमाल किया है पर्यावरण प्रकाश के स्रोत के रूप में एक गुंबद प्रकाश छवि। मुझे लगता है कि हम इसकी तीव्रता को कम कर सकते हैं। मैं कृत्रिम रोशनी को भी समायोजित करना चाहूँगा। हालांकि वे विभिन्न पारिवारिक प्रकारों से संबंधित हैं और उन्हें एक एक करके समायोजित करने में बहुत अधिक समय लगता है। इसलिए मैं इसके बजाय कृत्रिम रोशनी ओवरराइड सेटिंग्स का उपयोग करूंगा। यह सेटिंग्स कृत्रिम रोशनी की तीव्रता और रंग फिल्टर पर वैश्विक नियंत्रण प्रदान करती है। सभी रोशनी का रंग निर्दिष्ट फिल्टर रंग से ओवरराइड हो जाएगा। जैसे कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह बहुत सारे कलात्मक प्रभावों को बढ़ाने की अनुमति देता है। 3 की तीव्रता से रोशनी की प्रारंभिक तीव्रता 3 गुना तेज हो जाएगी। उत्सर्जन सामग्री को भी ओवरराइड में शामिल किया जा सकता है। और अंत में हम एक छोटा समायोजन कर सकते हैं। फिल्टर रंग के लिए अब आप हवाई परिप्रेक्ष्य को फिर से सक्षम करते हैं। इन सेटिंग्स को मेरे सहयोगी से भी अपनाया गया है क्योंकि आप देख सकते हैं कि उन्होंने पानी और मेरे सेटअप के ऊपर कुछ धुंध के अनुकरण करने के लिए कम वायुमंडलीय ऊंचाई का उपयोग किया था। हालांकि मैं दोनों दृश्य दूरी को बढ़ाना पसंद करूंगा।
साथ ही वायुमंडलीय ऊंचाई और मैं पर्यावरण कोहरे के प्रभाव को भी सक्षम करता हूँ। जैसे कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि इन प्रभाव को पहले से जीपीयू पर प्रतिपादन के लिए अनुकूलित किया गया था। मैं कोहरे के रंग को नीले रंग में बदल दूंगा। आप देख सकते हैं कि एक और रंग चयन करता है। उत्सर्जन रंग के लिए यह कोहरे की स्वयं रोशनी को नियंत्रित करता है, जबकि रोशनी की ताकत मेरे सेटअप में उत्सर्जन गुणक द्वारा नियंत्रित होती है। मैं उनमें से किसी को भी नहीं बदलूंगा। अगला कदम कृत्रिम रोशनी को कोहरे पर प्रभाव डालने के लिए सक्षम करना है। कोहरे के घनत्व को कण दूरी पैरामीटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जहां बड़े मान कोहरे को अधिक पारदर्शी और विपरीत बनाते हैं। और कोहरे की ऊंचाई काम करती है एरियल पर्सपेक्टिव हाइट के समान, जिसका अर्थ है कि कोहरे का प्रभाव उस ऊंचाई से नीचे की ओर फैल जाएगा। पर्यावरण के प्रभाव के लिए मेरा अंतिम समायोजन एरियल पर्सप्लेटिव के स्कैटर मल्टीप्लायर में थोड़ा और कम हो जाएगा। मैं एक्सपोजर में कुछ अंतिम सुधार भी करूंगा और सफ़ेद संतुलन में छवि को थोड़ा उज्जवल बनाने के लिए 0.5 के साथ एक्सपोजर कम कर दूंगा। और मैं सफ़ेद संतुलन को भी लगभग 6300 तक कम कर दूंगा। मुझे लगता है कि पानी को भी थोड़ा सा समायोजित करने की आवश्यकता है कि किसी भी विरय सामग्री पर क्लिक करें। हाइपरलिंक संपत्ति संपादक में उस विशेष सामग्री को खोलेगा और मुझे लगता है कि आप सोच रहे हैं कि गीली डामर सामग्री कैसे बनाई गई थी, तो यह लाभ के लिए एक शोर मानचित्र का उपयोग करता है। लेकिन इस बार एक साधारण सामग्री शोर में एक बार प्लग किया जाता है और प्रतिबिंब स्पॉट जहां प्रकाश होता है ग्रे का अर्थ अधिक परावर्तित होता है, जबकि गहरा ग्रे कम परावर्तक होता है। और इसका उपयोग बम्प में भी किया जा सकता है, जहां रंग और रंग स्लॉट के बजाय हमने एक सामान्य बम्प को प्लग किया है। अब मैं कोड सुधारों का एक और सेट आयात करूंगा और इसके साथ ही हमारी छवि अगले अगले के पुनः डिज़ाइन किए गए लेंस प्रभाव के साथ अंतिम स्पर्श के लिए तैयार है। मैंने उन उच्च गुणवत्ता वाले प्रीसेट का उपयोग करके उसकी छवि को पहले से प्रस्तुत किया है। मैंने इसे बहुत इतिहास पैनल में सहेजा है, जहां मैं पहले से ही प्रदान की गई कुछ छवियों का ट्रैक रखता हूं।
इसलिए अब मैं उस पर क्लिक करके VFP में लोड करूँगा और फिर लोड बटन दबाकर अब मैं लेंस प्रभाव पैनल का विस्तार करने के लिए तैयार हूँ। इस पैनल में सेटिंग्स हमें रोशनी बनाने में मदद करेगी। चमक जैसे कि छवि को वास्तविक कैमरे के साथ लिया गया था। वास्तव में लिखना तब होता है जब अत्यधिक उज्ज्वल रोशनी कैप्चर करना कैमरा सेंसर प्रकाश की पूरी मात्रा को संसाधित नहीं कर सकता है और प्रकाश स्रोतों के चारों ओर प्रभाव मंडल दिखाई देता है, जबकि चमक प्रकाश स्रोतों के चारों ओर तारों वाले लूप का परिचय देती है, जो एक परिणाम है। एक संकीर्ण कैमरा एपर्चर के माध्यम से गुजरने वाली रोशनी की पहली चीज़ जो आप देखेंगे वह एपर्चर जीवन पूर्वावलोकन है, जो हर बार जब हम ब्लू के पैरामीटर को संशोधित करते हैं तो अपडेट होता है। हम स्लाइडर बूम और चकाचौंध के बीच संक्रमण को नियंत्रित करता है। एक का मान बिना किसी चकाचौंध के केवल खिलने के लिए बाध्य करेगा, जबकि शून्य बलों का मान केवल चकाचौंध में इसे 0.3 पर सेट करता हूँ। आप एक थ्रेशोल्ड निर्दिष्ट कर सकते हैं जिसे पिक्सल प्रभाव द्वारा भी माना जाना चाहिए, तीव्रता को बढ़ावा देने के लिए और 20 गुना तेज प्रकाश स्रोतों का अनुसरण करने के लिए। आप यह भी निर्दिष्ट कर सकते हैं कि क्या आप डोंट और ठंडे या गर्म रंग चाहते हैं। आप एपर्चर आकार सेटिंग्स पर जाकर चमक वाले ग्लैम्स की संख्या को भी नियंत्रित कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि ब्लेज सक्षम है और पक्षों की संख्या बदले। अब हमारे पास 6 के बजाय 4 चमक है और आप उन्हें इस तरह से घुमा भी सकते हैं। आप लेंस धूल या खरोंच का अनुकरण भी कर सकते हैं। मैं यह अधिक विवरण में नहीं जाऊंगा, हालांकि बाकी की समीक्षा यह उन्नत वेबिनार में भी जा सकती है। आइए कुछ समय के लिए अपनी स्लाइड्स पर वापस जाएं, क्योंकि अब हमें अगले दृश्य खुफिया के प्रमुख पहलुओं में से एक पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह सब सही छवि प्राप्त करने के बारे में है और हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वाई ने मेरी सूचियों में दिखाई देने वाली कुछ विशेषताओं का पता लगाया, जैसे अल डिनॉइजर बी और वीडियो, जो आपको एक तेज पूर्वावलोकन और इंटरैक्टिव के साथ साथ पर्यावरण प्रभाव के लिए जीपीयू त्वरित प्राप्त करने में मदद करेगा। नवीनतम जीपीयू सुधारों में पॉकेट रेंडरिंग मोड के साथ संगतता भी शामिल है। जीपीयू प्रदर्शन के साथ साथ पहले केवल जीपीयू पर उपलब्ध अधिक सुविधा के लिए समर्थन। अब फ्यूरी स्मार्ट नए कैमरा सेटिंग्स पर एक नज़र डालेगा, जो आपके कैमरे का एक्सपोजर और वाइट बैलेंस को स्वचालित रूप से पॉइंट एंड शूट कैमरा की तरह से सेट करती है। फिर हम इसके साथ जारी रखेंगे और यह पता लगाने के लिए कि आप उस दृश्य के लिए अपने डिज़ाइन के प्रकाश स्तर को कैसे माप सकते हैं। मैंने निम्नलिखित कार्यालय इंटीरियर दृश्य तैयार किया है, क्योंकि बहुत बाद में रेविट डिकल्स के लिए भी समर्थन शामिल है। हमने पृष्ठभूमि में एक विश्व मानचित्र के दर्शाने वाला डिकल जोड़ा है, जिसमें आप स्वचालित सेटिंग्स पाएंगे। दोनों स्लाइड्स के बगल में कैमरा पैनल जो एक्सपोजर वैल्यू और वाइट बैलेंस को नियंत्रित करता है कि वर्तमान में ये सेटिंग्स वाई जब उत्पादन रेंडरिंग मोड का उपयोग किया जाता है तो वांछित परिणाम उत्पन्न करेगा।
मैंने पहले से ही डिफ़ॉल्ट सेटिंग का उपयोग करने और एक उत्पादन प्रतिपादन शुरू कर दिया है, क्योंकि हम एक इंटीरियर को डिफ़ॉल्ट एक्सपोजर प्रदान कर रहे हैं तो बाहरी लोगों के लिए काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है, जिससे छवि अंडर एक्सपोज हो जाती है। अब ऑटो एक्सपोजर सक्षम करें। क्षेत्र में बाहर दराज, ताकि हम केवल आधी छवि प्रस्तुत करें और दूसरे आधे के साथ इसकी तुलना कर सकें। जैसे आप उस विशेष स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त जोखिम देख सकते हैं, जो स्वचालित रूप से हमें समय बचाता है, जो अन्यथा हमने कम से कम कई प्रयोगों में निवेश किया होता। कुछ हमें एक अच्छा मूल्य मिला। अगला कदम ऑटो व्हाइट बैलेंस को शामिल करना होगा और साथ ही यह छवि पर सफ़ेद रंग के सही स्वर को और अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए सेट करेगा। तो मैं रेंडर क्षेत्र को दूसरे आधे हिस्से में ले जाऊंगा, उस छवि में से जो डिफ़ॉल्ट श्वेत संतुलन के साथ प्रदान की गई थी, ताकि हम दोनों हिस्सों की तुलना आपकी तरह एक बार और कर सके। सफ़ेद अब आप एक ठंडे रंग में दिखाई देता है और क्रमशः पहले ही तुलना में सफ़ेद और अधिक प्राकृतिक दिखाई देता है। तो चलो प्रकाश विश्लेषण चैनल के साथ जारी रखें। आप दूसरे व्यूअर सेटिंग्स विंडो के चैनल टैब से प्रकाश विश्लेषण सक्षम कर सकते हैं। आपके डिज़ाइन के वास्तविक रोशनी के स्तर को समझने और मूल्यांकन करने में आपकी मदद करता है। यह दिन के प्रकाश विश्लेषण और जड़नार के कृत्रिम प्रकाश स्तरों दोनों के लिए काम करता है। प्रदर्शित परिणाम या तो नीले से लाल रंग के कोट ग्रेडियंट के रूप में दिखाई देता है, या अभी के लिए ग्रिड पर स्थित सटीक मान है। मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स रखूँगा और केवल प्रदर्शन मोड को ग्रिड ओवरले में बदल दूँगा, ताकि हम मान देख सकें। मैं आपको एक इंटरैक्टिव रेंडरिंग शुरू कुछ इस तरीके से करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रकाश विश्लेषण आपको एक त्वरित पूर्वावलोकन देने के लिए प्रकाश का अनुमान लगाना शुरू कर देता है। यदि आप सबसे सटीक परिणाम देखना चाहते हैं, तो हम उच्च या बहुत उच्च गुणवत्ता वाले प्रीसेट का भी उपयोग एक और पतला उत्पादन प्रस्तुत करने की अनुशंसा करेंगे, जो आपने पहले ही देखा होगा कि वर्तमान में वे पूरे कांच की सतह पर मूल्यों को याद कर रहे हैं। यह तब हो सकता है जब कांच और दर्पण सतहों को प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि हमारे मामले में जहां वीरे ने कांच की रोशनी की गणना की है, लेकिन सतहों की नहीं। ऐसे मामले में ग्लास के माध्यम से देखा जाता है। इसे दूर करने का एक आसान तरीका यह निर्दिष्ट करना है कि ग्लास अपरिवर्तन जैसे कोनों से चैनल प्रभावित होंगे। एसेट एडिटर में ग्लास सामग्री को उन्नत मोड में ढूंढें, ताकि अधिक पैरामीटर की दृश्यता को अपवर्तन रोलआउट मेनू पर नेविगेट किया जा सके, और प्रभाव चैनल पैरामीटर को सभी चैनलों पर सेट करें। इस बार मैं एक प्रोडक्शन रेंडर चलाता हूँ और हम इसके ख़त्म होने की प्रतीक्षा करेंगे,
क्योंकि रेंडरिंग पूरा होने के बाद लाइटिंग एनालिसिस एक पोस्ट इफेक्ट है। मैं इसके मापदंडों को ट्विक करना जारी रख सकता हूँ और परिणाम का उपयोग करके अपडेट कर सकता हूँ। अद्यतन बटन हम इस ग्रिड रिक्ति को कम कर सकते हैं ताकि हम अधिक मान देख सकें और हम न्यूनतम और अधिकतम मान भी समायोजित कर सकें। जहाँ न्यूनतम नक्शा है पेड टू ब्लू जबकि मैक्सिमम को लाल से मैप किया गया जाता है। आइए बेहतर ढंग से समझने के लिए झूठे रंगों पर स्विच करें कि ये रंग क्या दर्शाते हैं। हम ड्रॉ लेजेंड विकल्प का चयन कर सकते हैं। हमारी छवि के नीचे एक मैप लेजेंड दिखाई देता है जो प्रत्येक रंग के लिए प्लस मानों को दर्शाता है। बहुत ही स्मार्ट नए अनुकूली गुंबद प्रकाश एक्सोजेम के बारे में अंतिम लेकिन कम से कम कुछ शब्दों को देखकर यह डिफ़ॉल्ट रूप से सक्षम है और आप इसे रेंडर टैब को ऑप्टिमाइजेशन पर पा सकते हैं। यह अंदरूनी के लिए सुपर क्लिक है और सामान्य रूप से आपके रेंडर समय में कटौती कर सकता है। और अक्सर मेरे पास है दो छवियों को पहले से प्रस्तुत किया गया है और मैंने इन्हें VFB इतिहास में सहेजा है। मैं उन दोनों की तुलना AB तुलना का उपयोग करके क्रमश इतिहास पैनल के एम्बेड करने के लिए कर सकता हूँ। छवि जिसे हम बाईं ओर देखते हैं अनुकूली गुंबद सफ़ेद का उपयोग करके प्रदान किया गया था जबकि छवि B जो कि दाईं ओर प्रदान किया गया था उस विशेष कार्यक्षमता को बंद कर दिया था। बाकी सेटिंग्स दोनों छवियों के लिए समान थी जबकि वे दोनों बिना किसी आपत्ति के लगभग समान दिखते थे। छवि विवरण में देखने योग्य अंतर यहाँ हम देख सकते हैं कि अनुकूली गुंबद सफ़ेद उपयोग करने वाला लगभग 2 गुना तेजी से प्रस्तुत किया गया है। यह गति परियोजनाओं में भिन्न हो सकती है और परियोजना के आकार और जटिलता के साथ साथ छवि मानचित्र का आधार पर और भी अधिक हो सकती है। गुंबद की रोशनी ठीक है। हमने आज कई नई सुविधाओं को क्रिया में देखा है और यह सारांशित करने का समय है कि हमने क्या सीखा है। सिद्धांत आगे आपके वर्कफ्लो को उन्नत रेंडरिंग टूल के साथ साथ पूरक करता है जो आपको रेविट से सीधे उच्च अंत फोटो रियलिस्टिक विजुअलाइजेशन बनाने में मदद करेगा। अपनी बहुत संपत्ति रखें, संगठित उन्हें अपने सहयोगी के साथ साझा करें और जिस तरह से आप इसे रेविट में करने से अभ्यस्त है अपने बीम को साफ रखते हुए वीरे आपको अपने डिज़ाइन और आउट ऑफ द बॉक्स समाधान भी प्रदान करता है। स्मार्ट नए उपकरणों के एक सेट के साथ हमने डर दृश्य और वायर मेश फाइलों के साथ देखे गए उदाहरणों की तरह अब आप औसतन 2 बार तेजी से प्रस्तुत कर सकते हैं और वाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आपके मॉडल के वास्तविक डिज़ाइन पर हमारे प्रयास और अधिक कुशल होने के लिए आप अगले 30 दिनों के लिए रेविट फ्री में कोशिश कर सकते हैं। परीक्षण हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। स्क्रीन पर आप जो लिंक देखते हैं उसके बाद हम इस वेबिनार के अंत के करीब है, इसलिए मैं भाग लेने के लिए सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आशा है कि यह आपको एबॉट के लिए वीरे के साथ उठने और चलने में काफ़ी मददगार था। यदि आप नए के साथ अद्यतित रहना चाहते हैं तो नियमित रूप से हमारी ऐप की बहुत सारी उपयोगी जानकारी और उदाहरण देखें। अधिक वीडियो ट्यूटोरियल और
पिछले वेबिनार के लिए हमारे दस्तावेज पृष्ठ भी पाया जा सकता है। हमारे YouTube चैनल की सदस्यता लें, मतलब सब्सक्राइब करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारी मुख्य प्रेरक शक्ति है, इसलिए इसे देते रहें। इस अगले अनुभव का हिस्सा बनने के लिए आप सभी को धन्यवाद और फिर से मिलते हैं